हेलो, नमस्कार साथियों। एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का जो पार्ट पढ़े थे उसका सेकंड पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमने श्वसन के प्रकार और जीवों में श्वसन कैसे होता है वो और मानव श्वसन के मार्ग अंग पूरे पढ़े हैं। अब हम श्वसन की क्रियाएं कैसे होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। तो श्वसन की क्रियाएं हमारा टॉपिक है। श्वसन की क्रियाएं वैसे तो आप सभी ने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जरूर देखना जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था यहाँ से नासा गुहा से श्वसन अंदर जाता हुआ, फिर फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स से फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकाइस, फिर एल्वेलाई, यहाँ तक पूरा श्वसन का फिर विसरण हुआ था। अब हम यह गैस और श्वसन अंदर कैसे लिया जाता है और कैसे गैस छोड़ी जाती है, ये श्वास कैसे होता है, ब्रीथिंग, ये क्रिया कैसे होती है, जो ये पसलियों की मांसपेशियों द्वारा और डायफ्राम की क्रिया, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की क्रियाएं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो पहले वो पिछले वाला लेक्चर देखना, फिर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि ये पहले वहीं से पढ़ाया गया। ठीक है, चलो अब टॉपिक की ओर हमारे वहाँ पढ़ते हैं। टॉपिक में पहला पार्ट है निश्वसन। निश्वसन मतलब निश्वसन, इसको एनसीईआरटी में थोड़ा गलत लिख रखा है। अंतःश्वसन, तो अंतःश्वसन और निश्वसन एक ही होता है, वो अलग अलग बता रखा है एनसीईआरटी में, तो ये डाउट मत करना। अंतःश्वसन एक क्रिया है और निश्वसन भी एक ही बात है। इसे इंस्पिरेशन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इंस्पिरेशन रेस्पिरेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरी क्रिया है उसका नाम है हिंदी में उच्च श्वसन, उच्च श्वसन क्रिया यानी एक्सप्रेशन। इंग्लिश में तो सीधा सही वर्ड है, मगर हिंदी वाला भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ आता है एक्सपीरिएशन। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, ये दो क्रियाएं होती हैं श्वसन की, मतलब श्वास अंदर लेना निश्वसन या अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन। ठीक है, और बाहर छोड़ना श्वास को, उसे एक्सप्रेशन या उच्च श्वसन कहते हैं। अब ये क्रियाएं कैसे होती हैं, मतलब कौन कौन सी पेशियों की सहायता से होता है या क्रिया कैसे होती है, वो हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में ये दो क्रियाएं। पहली क्रिया देखते हैं निश्वसन यानी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि श्वास अंदर लिया जाता है। अब अंदर जब जाएगी गैस, जब वायु दाब बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, तब तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस प्रवाहित होती हैं। जल, गैस, ये सभी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होते हैं। इसलिए वायुमंडल में कितनी CO2 होती है? 0.03% CO2 मात्रा होती है, और ऑक्सीजन
और 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की भी 4% के आसपास मात्रा होती है। तो इसकी मात्रा बढ़ने पर अंदर दाब कम होने पर गैस अंदर जाती है, ठीक है। अब ये क्रिया कैसे होती है वो देखना। निःशोषण कैसे होता है, यह एक सक्रिय क्रिया है, लिखते हैं पहले। यह सक्रिय क्रिया है। इसमें इंस्पिरेशन होता है ना, तब अंदर का वायुदाब कम होता है, तब बाहर का वायुदाब, वायुमंडलीय वायुदाब ज़्यादा होता है। वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होने पर गैस या वायु उच्च दाब से निम्न दाब द्वारा निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, जो शोषण मार्ग से फेफड़ों में जाती है। अब ये अंदर निम्न दाब कैसे हुआ ये देखते हैं। अंदर निम्न दाब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने पर दाब कम होता है और वक्ष गुहा उरोस्ती पेशियां यानी पसलियां व डायफ्राम द्वारा बढ़ता है। उरोस्तियां या इनको बोलते हैं उरोस्तीय पसलियों को, या बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। यह बाहर की ओर गति करती हैं। हमको सभी को पता है, सांस अंदर खींचते हैं ऐसे तो छाती ऊपर आती है ना, तो वो मतलब अंतरापरशुक पेशियां, ये रोशनियाँ मतलब पसलियाँ ऊपर उठती हैं ना, इसका मतलब वक्ष आयतन बढ़ गया तो दाब कम होता है। क्यों? दाब और आयतन इनवर्स होते हैं, जानते हो, इसलिए दाब कम हो जाएगा अंदर का। और डायफ्राम जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, मतलब संकुचित हो जाएगा। और डायफ्राम संकुचित हो जाएगा, जो
अक्षीय वक्ष गुहा आयतन बढ़ाता है। अब इंस्पिरेशन में क्या हो गया कि डायफ्राम अपने मूल स्थान से नीचे चला गया, ठीक है, और जो रिब्स ऊपर पसलियाँ थी अंतराप्रसुपेशिया वो ऊपर उठ गई। अब फेफड़े फ्री हो गए तो दाब कम हो गया, आयतन बढ़ गया अंदर का। तो अब गैस बाहर से अंदर अपना आप चली जाएगी आसानी से, सरलता से। मगर डायफ्राम नीचे सिकुड़ना और पसलियों को ऊपर उठना ये एक सक्रिय क्रिया है, तो इसलिए ये एक सक्रिय क्रिया है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन में जोर आता है और एक्सप्रेशन गैस मतलब श्वास छोड़ने में जोर नहीं आता बल्कि श्वास लेने में जोर आता है। इसलिए क्योंकि डायफ्राम का संकुचित होने में एनर्जी लगेगी, अंतराप्रसुपेशियों को बाहर की ओर गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए जोर आएगा। इसलिए ये सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय क्रिया है और एटीपी की यूज होगी। और आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो बाहर से अंदर गैस अपने आप दाब प्रवणता के कारण चली जाएगी फेफड़ों में, ठीक है। ये होता है इंस्पिरेशन की क्रिया, ठीक है। अब डायग्राम आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो ये लंग्स है, फेफड़ा है। वैसे तो इसमें मैंने एक्सप्रेशन का दिखा रखा है डायग्राम, लेकिन आपको खुद को समझना है कि ये रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे, इसका ऐसे टीएस काटा हुआ है, ध्यान करना। इधर तो ये कशेरुके हैं, पीछे की साइड में ये पसलियाँ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होते हैं, सभी को होता है। ये लंग्स हैं बीच में, और फिर उसके बाद में ऊपर की ओर पसलियाँ होती हैं, ऐसे हैं। ये पीठ है, पीठ पे कशेरुकी, और उसके बाद में फेफड़े, फेफड़े के बाद में छाती के ऊपरी साइड में पसलियाँ होती है। तो ये पसली है, ये पसलियाँ ऊपर की ओर मुँह करेगी। जब गैस अंदर आएगी ना, ये तो मैंने एक्सप्रेशन में दिखा रखा है, गैस अंदर आएगी ना तो ये वो बाहर की तरफ, ये पसलियाँ बाहर की तरफ मुँह करेगी, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ मुँह करेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ गति करेगा। फिर नीचे की तरफ गति करेगा डायफ्राम, तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसका इस गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, तो गैस अंदर अपना दाब प्रवणता के कारण आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक्सप्रेशन में दिखा रखा है, और मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश किया इंस्पिरेशन का भी इसमें, इसी डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और एक्सप्रेशन में तो आपको ये अच्छा दिखा रखा है। चलो अब हम एक्सप्रेशन का दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट वो कौन सा है? दूसरी क्रिया क्या है? उच्च श्वसन क्रिया या एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन क्रिया क्या है? इसमें क्या होता है कि दाब जब अंदर बढ़ जाता है फेफड़ों में, तो दाब बढ़ने पर दाब प्रवणता के कारण अंदर बढ़ेगी दाब फेफड़ों में, तो बाहर की ओर वायुमंडल दाब से ज़्यादा हो जाने पर बाहर की ओर अपने आप दाब प्रवणता के कारण मूव करेगी, गति करेगी। तो इसलिए अब अंदर की तरफ दाब बढ़ेगा। तो अंदर की तरफ दाब कब बढ़ेगा? जब जो पसलियाँ ऊपर उठी थी, जो छाती ऊपर उठी थी, वो अब फेफड़ों को दबाए, मतलब नीचे की ओर गति करे। तो नीचे गति करेगी तो फेफड़े को दबेंगे, और डायफ्राम जो नीचे चला गया था वो ऊपर आए तो फेफड़े नीचे सिकुड़ेंगे। समझ में आया? चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आप फील करके समझना इसको, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे से रिलेटेड है, तो हम अपना आप महसूस करके समझ सकते हैं इसको। देखना, अब जो पहले हम सांस लिए थे तब छाती ऊपर आई थी, अब छाती नीचे जाएगी, मतलब पसलियाँ नीचे जाएंगी, अंतराप्रसुपेशियाँ या उरोस्थियाँ अपने मूल स्थान की तरफ जाएंगी। तो मूल स्थान पे आने में कोई जोर नहीं आएगा, अपने आप छोड़ेंगे तो जैसे रबड़ को छोड़ते हैं तो अपने मूल स्थान पे आता है, वैसे हम इसको छोड़ेंगे तो अपने सांस को तो अपने मूल स्थान पे आएगा। तो वो कैसे छोड़ते हैं? ये दाब ज़्यादा हो गया तो ये अपने तरफ अंदर की तरफ जाएगी, पसलियाँ अंदर की तरफ मुँह कर रही है, सारी पसलियाँ, ये 12 होती हैं वैसे तो, लेकिन
यहाँ कुछ दिखाए हैं। तो ये अंदर की तरफ गति करते हैं, 2 फ्री होते हैं, 8 ही 10 ही होते हैं वैसे पूरी। तो अब फिर डायफ्राम नीचे चला गया था, वो अपने मूल स्थान पे आएगा, मतलब चंद्राकार अवस्था में होता है डायफ्राम, एक पेशी की संरचना होती है डायफ्राम। तो डायफ्राम अपने मूल स्थान पे आ रहा है। ये डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। अब ऊपर से मतलब ये नीचे से पेट की तरफ, ये जस्ट पेट की तरफ होता है, ये नीचे आमाशय से जुड़ा होता है। तो ये नीचे से धक्का लगा रहा है, ऊपर से ये पसलियाँ लगा रहे हैं। ये रीढ़ की हड्डी तो लगाती नहीं है, लेकिन ये ऊपर से छाती की तरफ से तो ये पसलियाँ लगा रही है, नीचे से डायफ्राम लगा रहा है। तो अब ये पूरा लंग्स पे जोर पड़ रहा है, तो लंग्स पे दाब बढ़ गया तो अंदर की गैस अपने आप बाहर जाएगी। क्यों, अब किसी को दबाएंगे तो वो बाहर अपने आप निकलेगी, क्योंकि यहाँ का दाब बढ़ जाएगा। दाब अंदर आ रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो फिर वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब होने के कारण, दाब प्रवणता के कारण अंदर की CO2 बाहर निकल जाएगी। यह होती है दाब प्रवणता में एक्सप्रेशन क्रिया ऐसे होती है, उच्च शोषण ऐसे होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम इसकी लिख लेते हैं थोड़ी। यह लिखते हैं पहले, यह है क्रियाएं दाब प्रवणता के कारण होती हैं। ठीक है, यह निष्क्रिय क्रिया है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अंतरापरशुक पेशियां, अंतरापरशुक पेशियां व डायफ्राम अपनी मूल अवस्था में आते हैं और क्रमशः ऊपर व नीचे से फेफड़ों पर दाब लगाती हैं तथा आयतन वक्षीय गुहा का कम करते हैं, जिससे फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है और दाब प्रवणता के कारण वायु यानी CO2 बाहर श्वसन मार्ग से उच्च श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यह है इंस्पिरेशन। डायग्राम से समझ लिया आप, अब थ्योरी भी लिख लिया हमने। अब हम दाब प्रवणता, जो मतलब गैस का विनिमय कैसे होता है वो पढ़ते हैं। वो एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, मतलब कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर कैसे आती है, वो कैसे कैरी होती है, ये देख लेते हैं। ये एल्वुलाई है, वायु कूपिका है। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन यहाँ होता है। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 एक्सप्रेशन में बाहर जाती है। ठीक है,
ठीक है। ये उच्च शोषण यानी एक्सप्रेशन है। अब यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन का दाब होता है 104 mmOHg अंदर जब एक्सप्रेशन होता है, और CO2 का प्रेशर दाब कितना होता है 400 mmOHg। ठीक है, 400 नहीं 40 mmOHg मर्करीय दाब का मात्रक है। यहाँ से देखना, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ये रक्त वाहिनी के द्वारा CO2 कुपिका में आती है और O2 RBC के द्वारा अंदर परिवहन हो जाता है। फिर ये शुद्ध रक्त हो जाता है, मतलब ये फिल्टर क्रिया होती है यहाँ रुधिर का लंग्स के द्वारा। फिर यहाँ से शुद्ध रुधिर होते हुए आपको पता है फुसफुसीय शिरा के द्वारा ये किस में चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा। हृदय के 4 कक्षक होते हैं और 2 पार्ट होते हैं, आलिंद और नीलय, और जिसमें दायां भाग और बायां भाग होता है। तो ये शुद्ध रुधिर यहाँ से आता हुआ किस में चला गया, आलिंद में चला गया। आलिंद ये कौन सा पार्ट है, दायां पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, बायां पार्ट है। कौन सा है, लेफ्ट है। ये कौन सा है, लेफ्ट है। सॉरी, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट, क्योंकि हमारा बॉडी एज ए ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखा जाता है, तो ये कागज पे आने पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ लेफ्ट होगा, मतलब बायां भाग होगा, क्योंकि यह ह्यूमन बॉडी है। तो वैसे तो और किताबों में जैसे मैथ में वगैरह में, उनमें तो इधर लेफ्ट इधर राइट ही होता है, लेफ्ट की तरफ। मगर बायोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पूरी बॉडी धरी जाती है, इसका मतलब ये लेफ्ट पार्ट है यहाँ। तो लेफ्ट पार्ट में ये रुधिर आके ऊपर आनिंद में संग्रहित होता है, फिर यहाँ से संग्रहित होकर फिर नीचे ये डाइकस्पिट वाल्व से नीलय में जाता है। फिर नीलय से होता हुआ ये फिर महाधमनी के द्वारा किस में चला जाता है, बॉडी के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसमें CO2 का दाब घटता हुआ फिर 95 mmOHg हो जाता है प्रेशर, और शुद्ध रक्त है। और यहाँ 40 mmOHg मानी यहाँ CO2 फिर भी कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ शुद्ध रुधिर है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। फिर ये रक्त ऊतकों तक, हर सेल तक पहुंच जाता है, मतलब सभी कोशिकाओं को ये रुधिर दे देता है। तो वहाँ CO2 उपस्थित करा देता है, क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन अपने आप उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो जाएगी। ऊतकों में क्या होता है कि CO2 ज़्यादा होती है, O2 कम होता है। तो O2 कम है तो यहाँ ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, तो फिर यहाँ शोषण क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ CO2 बनती है, शोषण क्रिया में उत्पाद में 6 ऑक्सीजन बनती है, हमने पिछले क्लास में देखा था। तो इसलिए यहाँ CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यह बढ़ जाएगी। तो ये मतलब CO2 की मात्रा कितनी हो गई, 45। तो 45 होगी, तो और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 40। तो फिर ये CO2 का प्रेशर बढ़ गया, तो CO2 इधर प्रवाहित हो जाएगी, फिर ये इधर प्रवाहित हो जाएगी, तो फिर ये अशुद्ध रुधिर हो जाएगा। मतलब शिरा है ना, वो अशुद्ध रुधिर को लेके जाएगी। एक ही शिरा है जो शुद्ध रुधिर लेके जाती है, वो फुसफुसीय शिरा है, वो शुद्ध लाती है, और बाकी शरीर की सभी शिराएं अशुद्ध रुधिर लाती हैं। ठीक है, फिर शिरा के द्वारा, वेन्स के द्वारा ये महाशिरा राइट आनिंद में हृदय में पहुंचाती है, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीलय में जाता है, फिर ये नीलय से फिर ये रुधिर धमनी, फुसफुसीय धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में ब्लड जाता है, वहाँ ब्लड जाएगा और शुद्ध होगा। और यहाँ ये एक ऐसी मात्र धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, और बाकी सभी शुद्ध लेके जाती हैं। ये एक अपवाद है धमनी का। तो फिर यहाँ ये CO2 ज़्यादा थी, क्योंकि CO2 यहाँ कितनी है, यहाँ अशुद्ध रुधिर में 45 mmOHg, और ऑक्सीजन कितनी है, 40, मतलब कम है 40, और ऑक्सीजन CO2 45 है। तो फिर ये प्रवणता किसकी ज़्यादा होगी, CO2, तो CO2 कुपिकाओं में चला जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है कुपिकाओं में, कितनी 104 mmOHg है,
तो ये अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। तो फिर यहाँ CO2 का दाब बढ़ने पर CO2 बढ़ेगी, तो फिर एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर शरीर से निकाल दिया जाएगा। यह होती है रुधिर का शुद्धिकरण कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पार्ट कितनी मात्रा में कैसे केयर करता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, और मैं बताता हूँ रुधिर कौन कितनी मात्रा में ऑक्सीजन लेके जाता है, कितनी मात्रा में CO2 कौन परिवहन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा 97% प्रभावित होता है और 3% प्लाज्मा द्वारा 3% प्रभावित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। अब देख लेते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन आरबीसी में कौन करता है? रक्त का हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कोष्टक में और लिख देते हैं। CO2 का भी हीमोग्लोबिन परिवहन करता है, मतलब आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% एनसीईआरटी के थ्रू 20 से 25% डाटा बता रखा है। और 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 का परिवहन होता है, और शेष प्लाज्मा के रूप में, लगभग 5% के आसपास हो गया, 5 से 10%। ठीक है, वो प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, यह है परिवहन। अब एक की पॉइंट और देख लेते हैं सभी। श्वसन का दर कैसे मापा जाता है और बच्चों में कितना श्वसन दर होता है। तो हम वयस्क वायु के आयतन का आंकलन या दर स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, बच्चों में दर कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वयस्क मानव में श्वसन दर यानी कितनी बार लेता है? 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन लेता है, 12 से 16 बार। और बच्चों में ये ज़्यादा होती है, तो बच्चों में कितनी होती है? 20 बार होती है, लगभग 20 बार, लगभग 1 मिनट में। ठीक है, वैसे बच्चों को कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, बच्चों में 20 मिनट, बच्चों के श्वसन रेट, बर्थ रेट ज़्यादा होती है, मतलब बर्थ रेट नहीं, रेस्पिरेटरी दर ज़्यादा होती है, ब्रीथिंग रेट। आगे की पॉइंट से एक और देख लेते हैं। 100 ml रक्त में वो ऊपर परिवहन बताया था ना, O2 का प्रतिशत, O2 का प्रतिशत प्रतिशत 5 ml या 5 मिलीलीटर होता है, 5 मिलीलीटर होता है। ठीक है, लगभग परिवहन के द्वारा, ये ध्यान रखना। आगे 100
ml रक्त में CO2 का परिवहन 4 मिलीलीटर होता है। 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है विऑक्सीजनात्मक कूपिकाओं में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मतलब कूपिकाओं के टाइम पे मुक्त विऑक्सीजनित मात्रा कूपिकाओं में, ये और लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। कहाँ परिवहन हो रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। विऑक्सीजनित की स्थिति में, मतलब विऑक्सीजन कहाँ होता है? कूपिकाओं में। बस इतना, ज़्यादा थोड़ी लिखने की जरूरत नहीं, कूपिकाओं में। अब एक ही पॉइंट और है ग्राफ का। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ग्राफ सिग्मोइड होता है, मतलब एस आकार का। ऑक्सीजन का ग्राफ वो सिग्मोइड होता है, वो देख लेते हैं। सिग्मोइड ऐसे ग्राफ बनता है, एस आकार का, ऐसे सिग्मोइड। इसे बोलते हैं सिग्माक वक्र। सिग्माक वक्र प्राप्त होता है, ये ऑक्सीजन वियोजन वक्र और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संतृप्तता, मतलब संयोजन, ये वक्र है, सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब की पॉइंट और एक वो है मस्तिष्क के, मतलब कहाँ से कंट्रोल होता है ओल्फेंट्री एरिया, तो वो देख लेते हैं। मस्तिष्क के पोन्स से उसे पोन्स को क्या कहते हैं? पोन्स को श्वसन प्रभावी केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन प्रभावी केंद्र कहते हैं। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा वो मस्तिष्क के मेडुला को विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है। ठीक है, ये श्वसन नियमन, मतलब पोन्स से मस्तिष्क का एरिया है, और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला से विशिष्ट श्वसन केंद्र का नियमन होता है। ये मेन बात ध्यान रखना। और ये मतलब श्वसन को प्रभावित महाधमनियों में चाप में CO2 की सांद्रता प्रभावित करती है। जो महाधमनियों में ये मतलब कि महाधमनी चाप व गिरवा धमनी में संवेदी होते हैं। वो संवेदी सिर्फ CO2 सांद्रता से प्रभावित होते हैं। मतलब कि CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है ना, तब आदमी श्वसन क्रिया ज़्यादा तेज करता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है, ना कि वो CO2 मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा होने से प्रभावित होता है, ना कि ऑक्सीजन से। मेन बात है कि ये शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ती है, तभी पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो श्वसन दर को बढ़ाते हैं। तो इसलिए श्वसन में जो गहराई संवेदी होते हैं वो CO2 की सांद्रता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक ये बात है। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा है
श्वसन से संबंधी विकार मतलब डिजीज, वो देख लेते हैं। श्वसन विकार यानी रोग, इसमें पहला है वो है दमा। दमा मतलब दम उठना, होते ना दम, उसमें क्या होता है कि श्वसनिकाएं और श्वसन नलिकाएं होना, उनमें अवरोध हो जाता है, मतलब उनमें सूजन आ जाती है और मार्ग कम हो जाता है, मतलब जो ब्रोंकाई बताई थी ना, उसका आयतन कम हो जाता है, उसे दम बोलते हैं, जिससे फिर श्वसन क्रिया में जोर आता है और मतलब श्वसन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो दमा पहला प्रॉब्लम है जिसमें लिखते हैं, दमा में श्वसनी यानी ब्रोंकाई और श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकाइल्स में सूजन यानी उनमें शोध या आकार में सिकुड़ना, ये एक एलर्जी टाइप होती है, से सिकुड़ने से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, ये एलर्जी एक तरह की, ये एलर्जी से होता है। दूसरा डिजीज है वो है श्वसन शोध, मतलब श्वसनी में सूजन आना। श्वसनी शोध, इसमें सीधी सी बात है कि श्वसनी में सूजन आ जाती है, श्वसनी में सूजन आ जाती है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन तथा जल भर जाता है या प्लाज्मा श्लेष्मा भर जाता है के कारण होता है। ठीक है, तीसरा है व्यावसायिक, जो पत्थर घिसते हैं उनमें धूल के कण अंदर जाते हैं, जैसे व्यावसायिक रोग हो जाता है। पत्थर एम्फाइसीमा, एक एम्फाइसीमा और मान लो, एम्फाइसीमा में कूपिकाएं नष्ट हो जाते हैं। एम्फाइसीमा में मेन काम क्या होता है, कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है? मेन बात है कि धूम्रपान से, धूम्रपान से नष्ट होती हैं। ये कारण है इसका, ये क्या है, कारण। ठीक है, एम्फाइसीमा। एक व्यावसायिक रोग होता है जिसे सिलिकोसिस रोग कहते हैं, जैसे खदानों में और पत्थर काटने वाले काम करते हैं खनन में, तो उनके श्वसन में धूल के कण अंदर चले जाते हैं और श्वसन कुपिकाएं नष्ट हो जाती हैं और श्वसन विसरण की क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसे सिलिकोसिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकोसिस रोग। वो लिख लेते हैं क्या होता है इसमें। ये घातक रोग है, इसे व्यावसायिक रोग भी कहते हैं, और व्यावसायिक श्वसन रोग कहते हैं। इसमें धूल के कणों द्वारा श्वसन क्षेत्र कम
शोषण क्षेत्र कम हो जाता है या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह घातक रोग है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। यह घातक रोग है। ठीक है, यह हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो एक बार मैं थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका, जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमने इंस्पिरेशन पढ़ा था, फिर हमने एक्सपिरेशन पढ़ा था। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये पसलियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर मूव करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और फिर वक्ष आयतन बढ़ जाता है। वक्ष आयतन बढ़ जाता है तो अंदर का दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है तो बाहर से अंदर की ओर गैस आ जाती है। और ये एक्सपिरेशन का है, तो एक्सपिरेशन में क्या होता है कि उद्शोषण, मतलब इसमें डायफ्राम अपनी मूल स्थान, ये डायफ्राम अपने मूल स्थान ऊपर की ओर आ जाता है और ये पसलियाँ अपनी मूल स्थान पे नीचे की तरफ गति करते हैं, मतलब छाती नीचे आती है। तो फिर ये फेफड़ों को दबाती हैं तो दाब बढ़ जाता है, अंदर का आयतन कम हो गया वक्ष गुहा का, दाब बढ़ गया तो CO2 बाहर मतलब वायु गैस दाब प्रवणता के कारण बाहर निकल जाती है। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये डायफ्राम है, हो गया। ये एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन दो क्रिया हो गई, थोड़ी सी देख लेते हैं। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों क्रिया हो गई। फिर आगे ये देख लो, ये थोड़ी और देख लेते हैं। इंस्पिरेशन एक सक्रिय क्रिया है, ये दाब प्रवणता के कारण होता है। इसमें अंतःप्रसूप पेशियां बाहर की ओर मुँह करती है और डायफ्राम नीचे संकुचित होता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन निष्क्रिय क्रिया है, इसमें डायफ्राम अपने मूल स्थान पे आता है और अंतःप्रसूप भी अपने मूल स्थान पे आ जाते हैं, यानी शीतलित हो जाते हैं और CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। यह है, ठीक है। अब इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं वो अब ये हैं कि दाब प्रवणता से CO2 कैसे हुई। देखो यहाँ कूपिकाओं में वायु का ऑक्सीजन की मात्रा 104 mmHg था, CO2 40 mmHg था, इसलिए दाब प्रवणता के कारण ऑक्सीजन अंतर प्रवाहित हो जाती है। फिर शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है, फिर वहां से हृदय से शुद्ध धमनियों के द्वारा शुद्ध रुधिर को ऊतक तक पहुंचाया जाता है। वहां CO2 की सांद्रता 95 mmHg होती है, जिसे ऊतकों में दाब प्रवणता ज़्यादा ऑक्सीजन की होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है ऊतकों में और CO2 बनती है। शोषण की जाएगी उत्पाद में 6 अणु CO2 के बनते हैं, फिर वो ज़्यादा सांद्रता बढ़ जाती है, 45 mmHg हो जाती है CO2 और 40 mmHg ऑक्सीजन हो जाती है। फिर वो दाब प्रवणता के कारण यहाँ अशुद्ध रुधिर हो जाता है और वो शिराओं के द्वारा राइट आलिंद में हृदय में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से नीले में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता हुआ और फिर फुस्फुसीय धमनी के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स फिर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर करता है, इसलिए फिल्टर का काम कौन करता है, लंग्स करता है। रुधिर का फिल्ट्रेशन कौन करता है, लंग्स भी करता है और किडनी भी करता है, ठीक है। तो लंग्स फिर यहाँ दाब प्रवणता कारण विसरण क्रिया के द्वारा CO2 का बाहर विसरण हो जाता है और O2 का अंदर विसरण हो जाता है, ठीक है। अब डाटा देख लेते हैं कि कौन किसको कैरी करता है, कितनी मात्रा में। ऑक्सीजन का परिवहन RBC हीमोग्लोबिन के रूप में बांधित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाकर 97% परिवहन करता है। प्लाज्मा 3% करती है लगभग, है ना। और ऑक्सीजन के बाद में CO2 का परिवहन RBC के द्वारा 20 से 25% होता है और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70% होता है और प्लाज्मा के रूप में 5 से 10% होता है, ठीक है, CO2 का परिवहन। अब आगे है वायु का आयतन स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये पूछा जाता है स्पायरोमीटर वाला। और वयस्क में शोषण दर 1 मिनट में 12 से 16 बार होती है, ये भी ध्यान रखना। बच्चों में 20 बार होती है। और 100 ml ऑक्सीजन में परिवहन में 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा यानी सांद्रता 5 ml होती है, मिली ml होती है। और यहाँ मात्रा 100 ml CO2 में मात्रा कितनी होती है, 4 ml CO2 की होती है मात्रा विऑक्सीजन की स्थिति में कोशिकाओं में। ऑक्सीजन जब
इस हीमोग्लोबिन से बंध बनाता है तो ये सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। ये प्रतिशत में सिग्माब वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र। मस्तिष्क के वोल्फेंट्री एरिया के पोन्स के द्वारा शोषण प्रभावी केंद्र है और मेडुला द्वारा विशिष्ट शोषण लय केंद्र, मतलब उसको विशिष्ट क्रिया को रेगुलेट किया जाता है मेडुला के द्वारा। और महाधमनी और गिरवा में स्वेदी होती हैं जिसके द्वारा CO2 की सांद्रता से प्रभावित होती हैं और शोषण क्रिया को बढ़ाया और कम किया जाता है। ठीक है, लास्ट है डिजीज दमा इस्तेमा, इसको बोलते हैं, जो एक एलर्जी भी होती है जिस कारण श्वसनिकाएँ और ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं और जैसे श्वसन में जोर आता है लेने में। और एक है श्वसनीय शोथ जिसमें सूजन आ जाते हैं, और एक एम्फाइसेमा जिसमें कुपिका नष्ट हो जाती है, धूम्रपान से होता है। सिलिकोसिस ये व्यापारिक खदानों में व खनिजों में होता है जिस कारण कुपिका नष्ट हो जाती है और घातक रोग होता है। और श्वसन संबंधी रोग एक टीबी भी है जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है टीबी, और जुखाम राइनो वायरस के द्वारा होता है और कोरोना, और मतलब एक निमोनिया, ये सभी क्या होते हैं, ये भी श्वसन संबंधी रोग हैं। तो वो भी लिख लेते हैं और कौन कौन से डिजीज हैं श्वसन से संबंधी, ऐसे पूछ सकते हैं श्वसन संबंधी कौन कौन से रोग हैं। तो श्वसन संबंधी कौन कौन से रोग हैं वो और लिख लेते हैं। टीबी रोग ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, और छठा जुखाम, सातवां कोरोना, आठवां न्यूमोनिया में एल्विलाए होते हैं ना, वहाँ पानी भर जाता है और ये बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा होता है। कोरोना सभी को पता है वायरस जनित रोग है, और जुखाम ये भी वायरस जनित है, राइनो वायरस के द्वारा होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ये भी एक घातक रोग है। टीबी भी ये संक्रामक रोग है, जुखाम भी संक्रामक रोग है, कोरोना भी संक्रामक रोग है, और न्यूमोनिया एक श्वसन प्रभावित रोग है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। धन्यवाद आप सभी का जो क्लास में लास्ट तक बने रहे, और यदि नहीं समझ में आया तो क्लास को दोबारा देख लेना, और मैंने समझाने की कोशिश की है, आपका रिवीजन भी किया है, इसलिए आप इसको नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लेना वीडियो को। मगर हमने इस टॉपिक्स को पूरा कवर किया है ताकि हर एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो सके, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आने लगे तो हम अच्छे लेवल से सारे देखें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करना, और कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप।